22 अप्रैल 2025 को पहलगाम इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में एक वाक़या होता है जिसके अंदर कुछ टूरिस्ट की हलाकत होती है। उसके बाद हिंदुस्तान बराह रास्त इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाता है और उसके बाद 7 मई 2025 को रात को पाकिस्तान की सिविलियन आबादी पे अपनी टेरिटरी से मिसाइल हमला करता है, जिसमें अब तक के फिगर्स के मुताबिक 30 से ज़ायद बच्चे, बूढ़े, बुज़ुर्ग, औरतें जाँ बहक हो चुके हैं, शहीद हो चुके हैं। और अगले ही दिन ड्रोन के ज़रिए हमला करता है, जिसमें ना सिर्फ सिविलियन आबादी निशाना बनती है बल्कि पाकिस्तान का रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम भी उसका निशाना बनता है। इसके ऊपर बात करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं कामरान आदिल साहब। कामरान आदिल साहब सीनियर रिसर्च फेलो हैं रिसर्च सोसाइटी ऑफ इंटरनेशनल लॉ। इसके अलावा एक तारुफ जो आज की बहस के मुतालिक बहुत रेलेवेंट है वो मैं बताता चलूँ कि इंटरनेशनल जॉ पिक्टे मूड कंपटीशन की पाकिस्तान टीम जो 2001 में गई थी क्लीवलैंड ओहायो यूएस में, उसके विनर भी हैं जो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ से मुतालिक मूड कंपटीशन हुआ था। सर, इस हिसाब से तो आज की जो डिबेट है वो आपका तो शायद फोर्टे होगा, आपका तो इसमें शायद एक्सपर्टीज़ है, तो उसके लिए हम चाहते हैं कि लोगों को ये मालूम हो सके कि 7 मई को जो इंसिडेंट्स हुए हैं उसमें यकीनन एक इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ और वॉर क्राइम्स और इनका जिक्र आना शुरू हुआ। जनरल गपशप में तो ये बात बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि 7 मई के वाक़ये पर स्पेसिफिक आने से पहले कि क्या क्या वायलेशंस किस किस लॉ के मुताबिक हुई हैं, ये इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ है क्या? जी, हम IHL पे बात कर लेते हैं क्योंकि उसके बाद फिर हम एक एक वायलेशन पे बात कर लेंगे। IHL का पुराना नाम लॉ ऑफ वॉर है, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, और ये रिजीम है अलॉन्ग विद पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की जो मेन रिजीम चल रही है। 2 एक्सप्रेशंस यूज़ होते हैं जी, यूस एट बेलम एंड यूस इन बेलो, लॉ ऑफ वॉर एंड लॉ इन वॉर। लॉ ऑफ वॉर की डिबेट बहुत ज़्यादा आप पाकिस्तान में सुना होगा कि वजह क्या बनी, अनप्रोवोक्ड अटैक है, वजह ठीक है गलत है, ये डिबेट सारी की सारी होती है यूस एड बेलो में। और यूस इन बेलो का कॉन्सेप्ट ये है कि लॉ इन वॉर, एक दफ़ा आर्म कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया तो अब ये लागू हो जाए, अब ये पूरा लीगल फ्रेमवर्क लगता है। इट प्री डेट्स UN चार्टर आया 1945 में, जबकि ये बहुत सारी इसकी चीज़ें जो हैं वो कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ पे बेस करती हैं। इवन इसका इस्लामिक लॉ में भी इसका वेरिएंट मौजूद है जी। एक किताब डॉक्टर हमीदुल्लाह की बड़ी मशहूर कॉन्डक्ट ऑफ स्टेट में, इस पर काफ़ी डिटेल से इंग्लिश में अगर कोई पढ़ना चाहे तो बहुत डिटेल से बात है। तो IHL उब्लीक लॉ ऑफ वॉर इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। इसको मिलिट्री लॉ भी कहते हैं, और इसकी ट्रेनिंग जितनी प्रोफेशनल आर्मीज है पूरी दुनिया में वो सारी इसकी ट्रेनिंग लेती हैं। ठीक है। इसके कुछ कार्डिनल बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिस पे फॉलो करना होता है, और इसका जो कस्टोडियन है इस लॉ का वो इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस है, इट इज़ नॉट UN। ठीक है, रेड क्रॉस इसका कस्टोडियन और तमाम प्रोफेशनल मिलिट्रीज में ये इसके ऊपर तालीम दी जाती है। और हमारी आर्मी में भी इसके ऊपर बड़ी वेल ट्रेंड है, उनका बाकायदा दे रेगुलरली कंसल्ट द एक्सपर्ट्स इन दिस एरिया एंड दे आर वेरी कॉन्शियस ऑफ देयर लीगल एंड मॉरल ऑब्लिगेशन जो इसके अंदर एक बिल्ट इन है। मैं इसी पे आपकी बात आगे कंटिन्यू करूंगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा पीछे लेके जाऊंगा। इसी में आपने अभी जिक्र भी किया कि जी आप ये तो कस्टमरी लॉ आ गया, इंटरनेशनल कस्टमरी लॉ हो गया कि कस्टम्स क्या प्रैक्टिस हो रहे थे, तो वहाँ से मेरे जहन में ये सवाल आता है कि शायद तमाम मज़ाहिब में बच्चों, बूढ़ों, बुज़ुर्गों को कोई प्रोटेक्शन दी जाती है। हम इस्लामिक लॉ में अपने स्कूल में भी पढ़ते थे कि बच्चों, औरतों पर हाथ उठाने की ममानियत थी, ज़ख्मियों पर हाथ उठाने की ममानियत थी, यहाँ तक कि शायद दरख्तों, फलदार दरख्तों का अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उस पर भी ममानियत थी। तो चाहे किसी कानून को कोई ना माने, लेकिन कस्टमरी लॉज जैसे आपने भी रेफ़र किया और हमारे इस्लामिक लॉज भी इसके बारे में क्या कहते हैं, क्योंकि ये तो प्रीडेट करेंगे किसी भी कॉडिफाइड लॉ को। मैंने जो एक राइटअप लिखा है उसमें मैंने इंटरनेशनल कस्टमरी लॉ का जिक्र पहले किया है। आम यहाँ पे जब रेफरेंस दिया जाता है लोग कोडिफाइड लीगल ट्रीटीज़ का हवाला ज़्यादा देते हैं। ये तो पिछले 150 साल से ट्रीटीज़ इस शक्ल में बनी, उससे पहले भी कुछ ट्रीटीज़ थी, लेकिन ये जो बहुत ज़्यादा प्रोलिफरेशन ऑफ आपको ट्रीटीज़ नज़र आई, दिस इज़ ए डेवलपमेंट ऑफ लास्ट 150 ईयर्स और सो, कि आपको इस तरह से नज़र आता है। इंटरनेशनल इसको इंटरनेशनल कस्टमरी लॉ के ऊपर बेस करता है। इस्लामिक लॉ में भी मसलन आप कुएं में या पानी वाली जगह पे जहर नहीं डालेंगे इवन इन टाइम ऑफ वॉर, क्योंकि उससे सिविलियंस, जानवर, लोग, सब लोग उससे पानी पीते हैं। इसी तरीके से आप कोई दरख्त नहीं काटेंगे, कोई फसल नहीं काटेंगे, तो इस्लामिक लॉ में भी प्रोविजन मौजूद थी। बिल्कुल इन्हीं को मिरर कर रहा है आज का भी IHL कोडिफाइड फॉर्म में,
इसका मैं ओवरव्यू अगर आप हाँ जी, IHL है क्या? जी, IHL इस वक्त 4 कन्वेंशन हैं जिनीवा के 1949 के। ठीक है। उन 4 कन्वेंशन को एक लॉ ऑफ वॉरफेयर ऑन लैंड को डील करता है, वन एक सी को करता है, एक एयर वॉरफेयर को करता है, और चौथा जो है कन्वेंशन वो करता है ऑक्यूपाइड टेरिटरी में सिविलियंस के राइट्स। तो दिस इज जिनीवा कन्वेंशन 1, जिनीवा कन्वेंशन 2, जिनीवा कन्वेंशन 3 एंड जिनीवा कन्वेंशन 4। ये 49 में आए। उसके बाद 1977 में 2 एडिशनल प्रोटोकॉल आए। प्रोटोकॉल मैंने पहले भी बताया, बच्चा ट्रीटी को प्रोटोकॉल कहते हैं। किसी बड़े कन्वेंशन के अगर साथ कोई छोटा ट्रीटी लगाई जाए तो उसको फिर हम प्रोटोकॉल कहते हैं। तो 2 एडिशनल प्रोटोकॉल आए 1977 के, विच आर कॉल्ड एडिशनल प्रोटोकॉल 1 एंड एडिशनल प्रोटोकॉल 2। एडिशनल प्रोटोकॉल 1 डील करता है इंटरनेशनल आर्म कॉन्फ्लिक्ट को। ठीक है। जैसा आप इंडिया और पाकिस्तान में देख रहे हैं कि दो इंटरनेशनल कंट्रीज, इसमें दोनों आर्म फोर्सेस हमें नज़र आ रही हैं आपस में। दे आर इन एक्चुअल आर्म कॉन्फ्लिक्ट। 2 स्टेट्स आपस में लगे हुए। ठीक है। और अगर इनमें नॉन स्टेट एक्टर्स किसी जगह पे हो तो फिर नॉन इंटरनेशनल आर्म कॉन्फ्लिक्ट एज अ थंब रूल। तो इंटरनल जो आर्म कॉन्फ्लिक्ट है वो उसकी नाइसटीज है, बट फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस डिस्कशन वो एक अलहदा वो नॉन इंटरनेशनल आर्म कॉन्फ्लिक्ट कहलाता है, जबकि इंटरनेशनल आर्म कॉन्फ्लिक्ट फिर पूरी फोर्स से लगता है। ठीक है। और आखिरी बात जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट है ऑडियंस को, जरूर स्टूडेंट्स हैं बहुत सारे, और इट इज़ लाइकली कि अब CSS और भी मुकाबले के इम्तिहान में वाले क्वेश्चन ज़्यादा आए, बिकॉज वो आजकल माहौल इसका बन गया। तो देर आर देन 2 स्ट्रीम्स विद इन IHL। एक को हम कहते हैं जिनीवा लॉ, एक को हम कहते हैं हेग लॉ। जिनीवा लॉ इज अबाउट प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियंस, प्रोटेक्शन ऑफ इनोसेंट्स, प्रोटेक्शन ऑफ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक डैम्स, हाइड्रो पावर की जगह अगर आपकी कोई और इम्पोर्टेंट जगह हॉस्पिटल्स, मेडिकल, ये सारी चीज़ें इसमें ये प्रोटेक्शन में आती हैं। जी ठीक है। दूसरा है हेग लॉ। हेग लॉ इज़ अ वेरी टेक्निकल एरिया। उसे हम कहते हैं मीन्स एंड मेथड्स ऑफ वॉरफेयर का लॉ। जी ठीक। उसके तहत अभी आपने अगर कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी हो तो आपने हार्ड किल और सॉफ्ट किल की बात, जी हार्ड किल, जी बड़ा अच्छा टर्मिनोलॉजी यूज़ की। ये भी लीगल टर्मिनोलॉजी है, हार्ड किल एंड सॉफ्ट। जी, दिस इज़ अ मिलिट्री टर्मिनोलॉजी, पर इसके पीछे एक लीगल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, उस पर हम पर बात करते हैं। वो है नेसेसिटी। ठीक है। आपने उतनी वो जो उर्दू में कहते हैं कि आपने चिड़ी को तोप से नहीं मारना, कि जिस चीज़ को जितनी आपकी एफर्ट चाहिए उसको उसी प्रोपोर्शनैलिटी का जो डिफेंस। अगर कहीं पे बंदूक की गोली से काम चलता है तो वहाँ तोप का गोला मत मारे। तो ये नेसेसिटी के पीछे, तो हार्ड किल और सॉफ्ट किल की जो टर्मिनोलॉजीज आपने सुनी उसके पीछे भी ये सारे कॉन्सेप्ट चलते हैं। प्रोफेशनल आर्मीज़ पूरी दुनिया में इन चीज़ों को फॉलो करती हैं और इनका ख्याल रखती हैं, बिकॉज ये फिर रिफ्लेक्ट करता है ऑन व्हाट दे डू। इसकी एक बहुत बड़ी एक्सेप्शन आजकल गाज़ा है। गाज़ा में आपने देखा है कि किस तरीके से बच्चों को, तो वहाँ पे IHL इज़ बीइंग वायलेटेड ऑन टू डे बेसिस। फिर एक सवाल लोग पूछते हैं कि अगर वायलेशन है तो सो व्हाट। तो वायलेशंस को क्रिमिनलाइज किया था 1998 में थ्रू रोम स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। ठीक। अब ICC जो है उसने फिर 4 ऑफेंसेस को रोल आउट किया। एक था लॉ ऑफ एग्रेशन। इस पर बहुत डिबेट थी। इसमें जो ताकतवर ममालिक हैं, और आपको पता है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को अमेरिका ने नहीं माना इसी तरह, क्योंकि उन्होंने वायलेशंस करनी होती हैं। जी। तो बट इट हैज़ इट्स ओन मॉरल एंड लीगल पुश। ठीक है। ठीक है। तो एक उसमें एग्रेशन है। ठीक है। तो व्हाट इज़ एग्रेशन? एग्रेशन पे बहुत डिबेट है। एक जनरल असेंबली की रेजोल्यूशन है 1974 की, जिसको इस ऊपर एक सॉर्ट ऑफ कंसेंसस डॉक्यूमेंट माना जाता है, व्हाट इज़ एग्रेशन एंड व्हाट इज़ नॉट एग्रेशन। तो उसको उन्होंने फिर बाद में 2010 में उनका कंबाला एक एग्रीमेंट हुआ जिस पे उन्होंने फिर एक उसकी डेफिनेशन क्राफ्ट की। उसकी डेफिनेशन बहुत देर तक अंडर डिस्कशन रही। तो वहाँ पे आके यूस एंड बेलो और यूस एड बेलम दोनों आपस में इकट्ठे हो जाते हैं ऑपरेशन का लॉ देखने के लिए, एग्रेशन का लॉ देखने। ठीक है। और नेकेड अनप्रोवोक्ड एग्रेशन द वे इंडिया इज़ डूइंग विद पाकिस्तान, वो बड़ी उसमें कवर्ड है। ये एक है। दूसरा उसमें जो बड़ा ऑफेंस है, कैटेगरी ऑफ ऑफेंस, वो है क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। जी, क्राइम्स। ठीक है। ये भी आपने टर्मिनोलॉजी सुनी है बहुत। जी। फिर एक टर्म है विच इज़ वॉर क्राइम। वॉर क्राइम। अब वॉर क्राइम का तभी आप कह सकेंगे जब आप इंटरनेशनल आर्म कॉन्फ्लिक्ट ट्रिगर कर देगा, उससे पहले वॉर क्राइम नहीं बन सकता। ठीक है। ठीक है। जब इंटरनेशनल आर्म कॉन्फ्लिक्ट ट्रिगर कर जाता है तो फिर इसलिए आपने देखा कि इससे पहले एक राइट अप मैंने तैयार किया था
दैट वाज पोस्ट पहलगाम। तो 7 मई के बाद एक इंटरनेशनल आर्म कॉन्फ्लिक्ट का पूरा लीगल फ्रेमवर्क एप्लीकेबल हो गया है। ठीक है। इसलिए फिर वॉर क्राइम्स की बात अब हमें, और वी मस्ट यूज़ दिस टर्मिनोलॉजी नाउ बिकॉज दिस इज वॉर इज़ ऑन। उन्होंने शुरू की, उन्होंने पाकिस्तान में 9 साइट्स पे हमला किया जी ठीक। और वो वर्शिप प्लेसेस थी। तो वहाँ से अब बस लास्ट, द फोर्थ इज़, मैं रिपीट कर दूँ, फोर्थ इज़ जेनोसाइड। ठीक है। तो नंबर 1 इज़ एग्रेशन, Aggression. नंबर 2 कैटेगरी ऑफ ऑफेंसेस इज़ crimes against humanity, number 3 is war crimes, and number 4 is genocide। तो ये 4 कैटेगरीज को, जेनोसाइड का अलग कन्वेंशन है, ठीक है। यू नो अबाउट इट। अच्छा, आपने ओवरऑल एक लीगल फ्रेमवर्क जो इंटरनेशनली अप्लाई होता है किसी भी इंटरनेशनल आर्म कॉन्फ्लिक्ट में, उसका एक ओवरव्यू दे दिया। अब मैं आपको स्पेसिफिकली 7 मई के इंसिडेंट पे लेके आता हूँ कि ओवरऑल लीगल फ्रेमवर्क 7 मई के किस इंसिडेंट पे किस तरह अप्लाई होता है। मैं सबसे पहले इसके साथ ही मैं, लेकिन एक चीज़ पर सिर्फ क्लैरिफिकेशन, आपने बीच में कहा कि अमेरिका सिग्नेटरी नहीं है रोम स्टैट्यूट का। मैंने पढ़ा इसके ऊपर कि इंडिया भी सिग्नेटरी नहीं है रोम स्टैट्यूट का भी, और जो आपने एडिशनल प्रोटोकॉल्स 1 और 2 का जो जिक्र किया उसका भी इंडिया सिग्नेटरी नहीं है। और मैंने इसको जब पढ़ा कि इंडिया सिग्नेटरी एडिशनल प्रोटोकॉल 1 और 2 का सिग्नेटरी क्यों नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन इंडिया के स्टेट मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स से किया गया उनके अपने पार्लियामेंटेरियन ने कि इंडिया क्यों इन एडिशनल प्रोटोकॉल को रेटिफाई कर रहा। तो इंडिया के जो मिनिस्टर साहब थे उनका जवाब था कि जी कोई ऑप्शन नहीं है रेटिफिकेशन विद रिजर्वेशन की, तो इसलिए हम इसको रेटिफाई नहीं कर रहे। जिसका मतलब मैं तो नहीं समझ पाया कि उनकी क्या रिजर्वेशन हैं, क्योंकि अगर एडिशनल प्रोटोकॉल, मैं अभी इस पर आपका व्यू भी चाहूँगा कि मैंने एडिशनल प्रोटोकॉल पढ़ा और लॉ के तालिब इल्म की हैसियत से मुझे तो बिल्कुल न्यूट्रल लगा कि जिसमें बच्चों के चिल्ड्रन विमेन राइट्स की और इन सब की एक इंटरनेशनल आर्म कन्फ्लिक्ट में प्रोटेक्शन की बात हो रही है। मुझे ऐसा लगा कि शायद एडिशनल प्रोटोकॉल 2 जो इंटरनल आर्म कन्फ्लिक्ट से रिलेटेड है, जिस पे इंडिया का स्टांस है वो तो हमारे इंटरनल इश्यूज़ हैं, तो हम जैसे मर्जी उसको ट्रीट करें। शायद कश्मीर में वो नहीं चाहते कि इंटरनेशनल लॉज अप्लाई हों, मगर इंडिया अगर सिग्नेटरी नहीं है, आपने पॉइंट आउट कर दिया कि चाहे ना भी हो, बट एक लीगल फ्रेमवर्क है, एक वॉर अगेंस्ट ह्यूमैनिटी कमिट हो रहा है, वॉर क्राइम्स कमिट हो रहे हैं। 7 मई के इंसिडेंट पे हमारे रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम हिट हुआ, हमारा हाइड्रो पावर जो डैम या प्रोजेक्ट या रिजर्वायर कह लें वो हिट हुआ, प्लेसेस ऑफ वर्शिप हिट हुई, हमारे बच्चे बूढ़े बुजुर्ग सिविलियंस शहादतें हुई। ये सारे क्या वॉर क्राइम्स या क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी में फॉल नहीं करते होंगे? कि मैंने जो राइटर बनाया है, मैंने कोशिश की है कि बहुत सारी वायलेशंस हो रही हैं, हम मेजर वायलेशंस पे बात कर लें, क्योंकि आप बहुत सारी ऐसी वायलेशन है जो देर हाईली टेक्निकल, वो डेली ये कर रहे हैं, उस पर हम बात की जा सकती है, लेकिन वो उसके बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो जाएगा। अभी बड़ी बड़ी हम बात कर लेते हैं। पहला तो ये है कि और मैं थोड़ा सा पीछे आपको लेकर जाऊंगा, इंडस वाटर ट्रीटी की एक डायमेंशन डिस्कस हुई पहलगाम के बाद। जी, मैंने अभी आपको बताया हेग लॉ जो IHL की एक स्ट्रीम है, वो ये कहता है मीन्स एंड मेथड्स ऑफ वॉरफेयर क्या है आपके। ठीक। तो वाटर इज बीइंग वेपनाइज्ड बाय इंडिया। ठीक है। इंडिया उसको एज अ मीन्स एंड मेथड्स ऑफ वॉरफेयर को यूज करना चाहते हैं। ठीक है। इस पे आर्टिकल 54 है, ठीक है, एडिशनल प्रोटोकॉल 1 का, वो स्पेसिफिकली कहता है, एंड आई मे रीड इट विद योर परमिशन, मैं चाहूँगा आप इसको हाईलाइट भी जरूर करें। स्टारवेशन ऑफ सिविलियंस एज अ मेथड ऑफ वॉरफेयर। जी बिल्कुल। पानी बंद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। हायर रिपेरियन और लोअर रिपेरियन की जो एक वो उसकी IWT का फ्रेमवर्क है, उसकी इन एडिशन टू दैट फ्रेमवर्क ये पूरा लीगल फ्रेमवर्क भी एप्लीकेबल है, ख़ास तौर पे जब ट्रिगर कर गई चीज़ें 7 मई के बाद। ठीक है। वो जब बिल्कुल उन्होंने 9 वर्शिप प्लेसेस को टारगेट किया, तो फिर विद फुल पावर इंटरनेशनल कस्टमरी लॉ लग गया, विच इज़ मोर पावरफुल एज कम्पेयर टू ट्रीटी लॉ। ठीक है, ठीक है। तो ये वायलेशन तो शायद 7 मई से पहले इंडिया ने कहा। हाँ, अगर आप स्टैचूट देखें ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का, विच इज़ एन एनेक्स टू UN चार्टर, तो उसके आर्टिकल 38 में सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ लिखे हुए हैं। तो उसमें इंटरनेशनल कस्टमरी लॉ रैंक्स अबव ट्रीटी लॉ, क्योंकि उसको ज़्यादा पावरफुल समझा जाता है और उसकी वायलेशन को बहुत सीरियसली लिया जाता है। तो वही अगर इन्होंने एडिशनल प्रोटोकॉल 1 साइन नहीं भी किया हुआ, तो फिर भी दे आर बाउंड बाय इंटरनेशनल कस्टमरी लॉ नॉट टू वेपनाइज वाटर। ठीक। वाटर इज़ नॉट अ मीन्स एंड मेथड ऑफ वॉरफेयर। ठीक है। तो इस पे बड़ी क्लियर प्रोहिबिशन है 54 की। ये एक हमने इस पे स्पेसिफिक इंस्टेंसेस की जब बात करें तो वो एक हमने इसमें फ्रेम किया है।
नीलम झेलम। जी, और इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अब ये सिर्फ और सिर्फ लीगल ऑब्लिगेशन नहीं रह गई, बल्कि इसको कॉन्सिक्वेंशियल भी बनाया गया रोम स्टैचूट में। इसको आर्टिकल 8 सब आर्टिकल 2 सब आर्टिकल बी में इसको वॉर क्राइम भी डिक्लेयर किया गया। ठीक है, जो हमने जो पाकिस्तान में शायद एक्ट ऑफ वॉर जो हेंस द टर्मिनोलॉजी ऑफ वॉर क्राइम्स। ठीक है, ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी पावरफुल गंदे आदमी को पूरे तौर पे प्रोसिक्यूट नहीं कर पाते, लेकिन ब्लैक विल रिमेन ब्लैक। एटलीस्ट वॉर क्राइम्स की टर्मिनोलॉजी यूज़ करने से आप ये ज़रूर हाईलाइट करते हैं इन टर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन डोमेन, in terms of professional framing of this issue कि they are committing war crimes. Yes, they are not part of it. ठीक है, उनको प्रोसिक्यूशन दायरी बात है, दीवाने वाली बात है, बट अगर आपकी फ्रेमिंग ठीक होगी तो आप यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल में अगर चैप्टर 7 के अंडर अगर आप रेजोल्यूशन लाएंगे तो वहाँ पे आप इन चीज़ों की फ्रेमिंग ऐसे कर सकते हैं। तो लैंग्वेज डज चेंज द मीनिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट। ठीक है। दूसरी वायलेशन जो मैंने इसमें हाईलाइट की है वो है अबाउट एग्रेशन। जी, आर्टिकल 2 ऑफ यूएन चार्टर हैज़ बिन वायलेटेड, जो कहता है कि सोवरेन इक्वालिटी होगी। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, इस सोवरेन इक्वालिटी के साथ ही इसी आर्टिकल 2 सब आर्टिकल 3 में था कि पीसफुली अपने मैटर्स को, डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करेंगे स्टेट्स। इंडिया इज़ इन वायलेशन ऑफ दिस। एग्रेशन की जो 1974 की डेफिनेशन है, जिसमें कहा गया है कि यूएन चार्टर को कोई भी अगर कंट्री उसके बड़े स्केल पे और बड़े कैरेक्टर में अगर उसको वायलेट करेगी, दिस अमाउंट्स टू एग्रेशन। ठीक है। अब एग्रेशन वाली डिबेट यहाँ पे इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एग्रेशन करना इज़ नाउ अ न्यू इंटरनेशनल क्राइम। ठीक है। ठीक है, इट मे नॉट बी अ वॉर क्राइम बट इट इज़ स्टिल एन इंटरनेशनल क्राइम अंडर। ठीक है, इंडिया उसकी कैच में उस तरीके से नहीं आता, लेकिन ये आर्टिकुलेशन करना, इस बात को फ्रेज करना पढ़े लिखे लोगों के लिए, ख़ास तौर पे लॉयर्स कम्युनिटी के लिए, पढ़े लिखे लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो इस बात को लीगल टर्मिनोलॉजी में इस तरह एक्सप्लेन फ्रेम करें, बात करें। जब आप फ्रेमिंग नहीं करेंगे इशू की तो उस पर बात, डिबेट आपकी कैप्चर ही नहीं हो सकेगी। क्या? तीसरा, नीलम झेलम हाइड्रो प्रोजेक्ट पर DGISPR ने अपनी उसमें भी बताया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया कि इंडिया ने ड्रोन अटैक, जी, उस पर अटैक हुआ। उस पर जो अटैक हुआ है वो आर्टिकल 56 ऑफ एडिशनल प्रोटोकॉल 1 की मिसचीफ में आता है। बिल्कुल सख्ती से मना किया गया है, लॉ में भी लिखा हुआ है। एंड अगेन ट्रीटी लॉ के अलावा इट इज़ बैक्ड बाय कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ दैट यू विल नॉट अटैक वाटर रिजर्वॉयर्स कम व्हाट मे। जी, ठीक है। ठीक है, तो वो स्ट्रैंगुलेट करना चाह रहे हैं इंडस वाटर ट्रीटी को। साथ साथ पोस्ट 7th में उन्होंने अब वाटर को वेपनाइज किया है। उनकी ये सारी की सारी बात जो है, दिस इज एक्सपोजिंग देम टू द न्यू लॉ इन प्रोफेशनल मिलिट्री टैक्टिक्स। दिस इज कंसिडर्ड अ वेरी लो थिंग to attack water reservoir, using it as a weapon, crops को जी, क्रॉप्स अगर खड़ी हुई हैं उनका बेड़ा गर्क करना कि भाई लोगों को खाना ना मिले। these are all things which are not professionally very sound, legally and professionally। प्रोफेशनली भी, इसीलिए इतनी प्रिसीजन की बात हुई है। हाई टेक के आने का, टेक्नोलॉजी के साथ जब इंटरनेशनल ह्यूमन IHL लॉ ऑफ वॉर की जब इंटरसेक्शन देखते हैं तो इतनी टेक्नोलॉजी को इसी तरीके से एक्सेप्ट किया गया है कि आप न्यू वॉरफेयर का पर्पस ये था कि आप डिस्टिंक्शन का प्रिंसिपल फॉलो करें। डिस्टिंक्शन का प्रिंसिपल ये है कि आप मिलिट्री और सिविलियन ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंशिएट करें। आर्टिकल 57 में भी उन्होंने प्रिकॉशन इन अटैक का लिखा कि आप कांस्टेंट केयर शैल बी टेकन टू स्पेयर द सिविलियन पॉपुलेशन। ये लिखा, ये प्रोटोकॉल 1 का है। इसी तरह 54 में लिखा कि जब आप न्यू टेक्नोलॉजी लाएंगे, न्यू लेकर आएंगे कोई भी वेपन, तो आप जैसे ड्रोन इज़ द न्यू वॉरफेयर का एक वेपन है, जब उसको लेकर आएंगे तो उसमें भी आप प्रिकॉशनरी इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे कि उसमें डिस्टिंक्शन का प्रिंसिपल कि मिलिट्री और सिविलियन। आर्टिकल 48 आपने हवाला भी दिया, आर्टिकल 48, 49 और 50 का, उसका ख्याल रखा जाए। दूसरा प्रिंसिपल है डिस्टिंक्शन के बाद दूसरा प्रिंसिपल नेसेसिटी का। तो ये भी तो वायलेशन हुई ऑन द इंडियन पार्ट के ड्रोन शहरी आबादी पे गिरे, इसीलिए लिखा। और आगे इसको जाके लिंक हमने फिर उसके साथ भी किया कि इट इज़ कंसिडर्ड अ वायलेशन ऑफ IHL एंड दिस अमाउंट्स टू
वॉर क्राइम, जी। वहाँ वॉर क्राइम में इसका जिक्र है, उस कैटेगरी में इसको लिस्ट किया गया है। जी। प्लेसेस ऑफ वर्शिप भी आर्टिकल 53 के आपने लिखा। जी, हमारी मस्जिदों पे हमला हुआ। ये मस्जिदों पे हमला हुआ। अभी तो रिलीजियस सेंटीमेंट जो हमारा है, चूँकि उसमें कुरान मजीद शहीद किया गया, और दैट इज़ वेरी हाई एंड फॉर ऑल द राइट रीजंस। जी, ठीक है, तो दैट इज़ नॉट जस्टिफाइबल बाय एनी अकाउंट। और इसी तरीके से क्रिकेट, जो रावलपिंडी के क्रिकेट स्टेडियम पे जो हमला हुआ, प्योरली इट वाज अ सिविलियन ऑब्जेक्ट। जी, बिल्कुल। ठीक है, और ये टारगेट किया उन्होंने क्रिकेट को, और उन्होंने टारगेट किया सिविलियन पॉपुलेशन को। इट इज़ इन द हार्ट ऑफ सिविलियन। हाँ, तो ये इसी तरीके से ये एक्सपोज होती है बात के दे आर नाउ ट्राइंग टू हिट बिलो द बेल्ट। वो ऐसी कोई चीज़ करना चाह रहे हैं जिससे खामखा यहाँ पे अनरेस्ट फैले, तो मिलिट्री ऑब्जेक्ट्स। और इसीलिए फिर एस्केलेशन का सारा बर्डन भी इंडिया पे जा रहा है, बिकॉज दे आर क्लाइंबिंग द लैडर। पाकिस्तान इज़ नॉट क्लाइंबिंग द लैडर ऑफ एस्केलेशन। आपने देखा होगा कि बार बार वो उनका अगर मीडिया भी आप देखें जी, वो तो बहुत ही ज़्यादा, मैं तो कल हैरान हो गया कि जो न्यूज़ उन्होंने दी कि ये हो गया, यहाँ पे अटैक हो अब गया। तो दुनिया में बहुत बात हो रही है कि मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन को भी मीन्स एंड मेथड्स में डाला जाए। उन्होंने तो वेपनाइज करने की कोशिश की है इन्फॉर्मेशन। मैं किसी प्रोपेगेंडा नीयत से नहीं कहना चाहता, बट चैनल्स को सेंसर कर दिया गया इंडिया में। हालांकि ये इशूज़ हर मुल्क में आते हैं, कहीं ना कहीं पाकिस्तान में भी इस पर डिबेट होती है, लेकिन मैं पाकिस्तान में फ्री फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन आज देख रहा हूँ। मगर इंडिया में मुझे ऐसा लगता है सेंसरशिप बहुत ज़्यादा कर दी गई है कि जो वॉर क्राइम्स, जिस तरह आपने हवाला दिया आर्टिकल्स को रेफ़र करके, कि उनका कोई जिक्र तो दूर की बात है, बल्कि एक फ़ेक इन्फॉर्मेशन या न्यूज़ फैलाई जा रही है और उसको भी वेपनाइज किया जा रहा है टू क्रिएट हिस्ट्री। एक इम्पॉर्टेंट इशू है जिस पे बात कम हुई, वो है कोलेटरल डैमेज। हाँ जी, कोलेटरल डैमेज का उन्होंने हमारे डैमेज, आपने इस पे फिल्म भी बनी हुई है, इस पे बहुत सारा बात भी होती है, बहुत सारे लोग इसको यूज़ भी करते हैं इस टर्मिनोलॉजी को। कोलेटरल डैमेज का जो कॉन्सेप्ट है, इट हैज़ इमर्ज्ड आउट ऑफ IHL, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ में इसकी रूट्स हैं। और वो पर्पस ये था कि अगर आपने मिलिट्री की कोई ऑब्जेक्ट को हिट किया है और उसके साथ एक सिविलियन घर है और वो हिट हो जाता है, तो उसको कोलेटरल डैमेज में करते हैं। लेकिन उसकी जस्टिफिकेशन ये होती है कि आपको डायरेक्ट टारगेट बताना पड़ता है। एग्जैक्टली, ये क्वेश्चन डिस्प्यूट किया गया कि इंडिया ने डायरेक्ट, आपने बल्कि लिखा भी कि कोलेटरल डैमेज का तो क्लेम कर रहा है, लेकिन आज तक ये नहीं बता सका कि डायरेक्ट हिट किस पे डैमेज करना, टारगेट कैसे हो गया, मस्जिद कैसे मिलिट्री टारगेट हो गई। ठीक है, दिस इज अ नेवर एंडिंग। जिस चीज़ में वो जाना चाह रहे हैं, आपको तो पता है वहाँ पे हिंदुत्व का मैं कई मरतबा बात कर चुका हूँ कि उन्होंने जो अपने 3 नए लॉज, बड़े लॉज क्रिमिनल लॉ के उन्होंने रिवाइज किए हैं, उनके नाम भी उन्होंने भारतीय वाले रखे हैं, ताकि वो एक अपनी जो लोकल ऑडियंस को जी वो बहुत ज़्यादा वर्नैकुलर नाम इस्तेमाल करने में, मैं तो खुद भी कहता हूँ बहुत सारे लोगों के पाकिस्तान में वर्नैकुलर नाम होने चाहिए, लेकिन भारतीय का जो लफ्ज़ है, इट हैज़ अखंड भारत वाली जो उसके पीछे मेंटालिटी है और जो उसके पीछे हैट्रेड छुपा हुआ है, तो वो इसीलिए अभी फ्रेमिंग की मैं बात करता कि वो भी इसको फ्रेम कर रहे हैं। हमें भी ज़रूरत है कि हम अपने नैरेटिव में इसको ज़रूर फ्रेम करें कि किस तरीके से वॉर क्राइम हो रहे हैं, और ये डे टू डे बेसिस पे जो एस्केलेशन बढ़ेगी, वी आर टेकिंग नोट्स ऑफ ऑल द वायलेशंस। कल भी कुछ वायलेशन हुई हैं, और ड्रोन्स 77 रात का काउंट था, मे बी 100 क्रॉस कर गए, और वो भी सिविलियन वो छोड़े हैं उन्होंने। और बड़ा अक्लमंदी से उसको एयरफोर्स ने, पाकिस्तान एयरफोर्स ने, आपने जो लफ्ज़ शुरू में बात की, हमने सॉफ्ट किल और हार्ड किल की बात की। हार्ड किल और सॉफ्ट किल के पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो डिस्टिंक्शन का है, वो नेसेसिटी का है, वो प्रोपोर्शनैलिटी का है। हमारा लीगल रिस्पॉन्स, जी बड़ा मुय्यद रिस्पॉन्स है, और उसके साथ स्ट्रैटेजिक भी अक्लमंदी थी, बिकॉज वो उसमें वो कुछ और चीज़ें भी हैं कि एक्सपोज नहीं होती। तो बड़े खूबसूरत अंदाज से, बल्कि कल तो स्पेसिफिक लोकेशंस शेयर कर ली उन्होंने। हाँ जी, एग्जैक्ट लोकेशंस, एग्जैक्ट डिस्टेंस, उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया। तो द ओनस इज़ ऑन द अदर कंट्री कि वो अपना ओनस डिस्चार्ज करें, एस्केलेशन का भी, इलीगैलिटीज़ का भी, और इसी तरीके से इस चीज़ का भी कि हु इज़ ऑन द हाई मॉरल ग्राउंड। जी ठीक है, मैं आपका ना लास्ट एक कमेंट चाहूँगा। आपने इंटरनेशनल फ्रेमवर्क भी बताया, हाउ इट अप्लाइज टू द 7th May इंसिडेंट, वो भी आपने सारा बताया। बीच में आपने प्रोसिक्यूशन का एक जिक्र किया। क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए ये इस वक्त एक देखने की चीज़ नहीं है कि बैठ के इंटरनेशनल ट्रीटीज़ तो साइन कर ली जाती हैं, कन्वेंशन साइन कर ली जाती हैं, आई अंडरस्टैंड कि किसी कंट्री को फोर्स नहीं किया जा सकता टू रेटिफाई इट, मगर कहीं ना कहीं इंटरनेशनल कम्युनिटी को दोबारा सर जोड़ने की ज़रूरत नहीं है कि जब इस तरह के वॉर क्राइम्स हों,
इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉज की वायलेशंस हों, तो प्रोसिक्यूशन का कोई तो ऐसा तगड़ा निज़ाम होना चाहिए कि वो उस कंट्री को बाद में उसके फेस करने पड़े रिजल्ट्स। आपको पता है कि अनफॉर्चुनेटली इंटरनेशनल लॉ, अब तो इस वक्त इंटरनेशनल लीगल ऑर्डर को चैलेंज किया जा रहा है, उसको गिराया जा रहा है, खुद ही वेस्ट ने खड़ा किया था, खुद ही गिरा रहा है। बात यह है कि 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद न्यूरमबर्ग ट्रायल्स हुए। हाँ जी, बहुत मशहूर मूवीज़ भी बहुत बनी, मूवीज़ बने, न्यूरमबर्ग ट्रायल्स हुए, और उसमें इसीलिए इसमें मैंने फ्रेमिंग भी की है कि जो क्रिमिनल लाइबिलिटी है ये पर्सनल इन नेचर है। ठीक है, दिस इज़ ऑन द लीडरशिप। ठीक है। इसमें मोदी साहब यहाँ के लोकल हिटलर बनने की कोशिश जो बचर ऑफ गुजरात तो पहले ही मशहूर थे वो, तो अब वो उनका पूरा जो कैरियर है दैट इज़ बिल्ट ऑन हिज क्रिमिनल एक्टिविटीज़। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, इम्प्यूनिटी एक दिन में नहीं आती है। दिस इम्प्यूनिटी इज़ पम्प्ड इनटू हिज ब्लड थ्रू अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ गेटिंग अवे विद लॉ in his own country, and now he thinks that he can get away from this whole discussion and this whole discourse in a very smart way. This is not going to be easy. Pakistan is a strong country, and they have invited trouble for themselves, and they should better mend their ways. उनको इस बात की समझ आनी चाहिए। इस वक्त तक जो कुछ भी हो रहा है आप देख रहे हैं हर रोज़, जो बिकॉज उनको जगह नहीं मिल रही। कल उन्होंने एक अगर आप करण थापन को फॉलो करते हैं तो उन्होंने परवीन साहब का एक इंटरव्यू किया है। परवीन साहब ने सबसे पहले इंडिया की मीडिया में कन्फेस किया था कि वहाँ पे जेट गिराए गए हैं, और उसकी वजह से उनको वहाँ से रिमूव कर दिया। सोशल, हाँ जी, सेंसरशिप तो इस टाइम एग्जाम्पलरी है इंडिया में। हाँ, तो मेरा ख्याल है कि ये सारे के सारे उनको अकल करनी चाहिए। दे आर इन्वाइटिंग ट्रबल टू देमसेल्व्स, और बाकी पाकिस्तान का तो रेजिलियंस लेवल बहुत अच्छा है। वी हैव बीन फेसिंग दीज थिंग्स फॉर क्वाइट सम टाइम, सो वी आर रेडी फॉर एवरीथिंग। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके और इस प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं एक बात ज़रूर करना चाहूँगा कि एज़ हैज़ बीन पॉइंटेड आउट कि इंटरनेशनल प्रोसिक्यूशन का क्या होगा, क्या निज़ाम होगा, वो एक अलहदा डिबेट है। मगर जैसे न्यूरमबर्ग ट्रायल्स का जिक्र किया गया, शायद जर्मन को भी उस वक्त, या मैं नाजिज़ का लफ्ज़ बोलूँ क्योंकि जर्मनी काफ़ी हद तक डिसोसिएट कर चुका है अपने उन वाक़यात से, उनको भी शायद उस वक्त ये लगता था कि उनकी कभी किसी तरह की बाज़पोश या पकड़ नहीं होगी। मगर वक्त ने साबित किया कि जहाँ पे एग्रेशन होती है, जहाँ पे जुल्म होता है, वहाँ का कहीं ना कहीं नेचुरल लॉ अपना वक्त अपने टाइम पे दिखाता है और जस्टिस लोगों को मिलता है। पाकिस्तान के अंदर जो सिविलियन, इंडिया में भी अगर पहलगाम में कोई सिविलियंस फौत हुए या उनकी डेथ हुई तो किसी ने पाकिस्तान में उसको सेलिब्रेट नहीं किया। इसी तरह जो पाकिस्तान में कैजुअल्टीज़ हुई हैं सिविलियंस की, हम ना उसको भूलें और ना ही हम उसको भूलेंगे, क्योंकि आने वाले वक्त में ज़िंदगी में जब भी मौका मिला, हिसाब रहा, तो इंटरनेशनल फोरम पे या जिस भी फोरम पे हम लीगली भी इस मुकदमे को ज़रूर इंशाल्लाह जीतेंगे। और इसी के साथ मैं आपकी इजाज़त भी चाहूँगा। अपना फीडबैक ज़रूर देते रहिएगा। थैंक यू सो मच।